हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 4 अगस्त 2021। तो 4 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे अपडेट्स आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए और उन सभी वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सकें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे पहले टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर ले तथा वहां से बिल्कुल फ्री में सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। चलिए तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों कंटिन्यू आरबीआई जुर्माना लगाते आ ही रहा है। पिछले 2 दिन पहले एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। उससे पहले कुल 14 बैंकों पर आरबीआई ने कुछ करके 1 करोड़ 2 करोड़ करके जुर्माना लगाया था। फिर कल के दिन आरबीआई ने जन लक्ष्मी सहकारी बैंक यानी जन लक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक नासिक पर कुछ नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कुछ नियामक आवश्यकताओं को पालन न करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि की नियुक्ति और क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए एक वैधानिक निरीक्षण और उसके संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित भ्रष्टाचार की जांच में निर्देशों का अनुपालन न होने का पता चला है। अब बात हुई है आरबीआई के बारे में, तो हम लोग आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इस बैंक के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसकी स्थापना किए थे। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में ही 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत जी पदस्थापित है। आरबीआई के अपडेट के अनुसार आरबीआई जल्द ही सीबीडीसी लॉन्च करने वाले, सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। अब ई मुद्रा के जगह ई मुद्रा तथा रुपया की जगह ई रुपया चलने वाला है। तो ऐसा भविष्य में शायद होने वाला है। ऐसा यहाँ के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने ऐसा न्यूज दे दिया है कि ऐसा इंटरनल बातें चल रही है। हो सकता है कि भविष्य में सीबीडीसी लागू हो जाए। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आईआईटी बॉम्बे के साथ। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और एमएसएमई को विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रोप्राइटरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल है। बैंक इन स्टार्टअप्स को अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपए का ऋण देगा। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह बैंक और आईआईटी बॉम्बे दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है। स्टार्टअप के लिए उनकी महत्वाकांक्षा करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड होगी। अब बात हुई है SIINE यानी SINE सीने के बारे में।
सीने मीन्स सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रोप्राइटरशिप, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सीने आईआईटी बॉम्बे उद्योगों के साथ संयुक्त R&D स्थापित करने या स्टार्टअप इनक्यूबेशन का समर्थन करने में अग्रणी है। सीने आईआईटी बॉम्बे संयुक्त अनुसंधान और विकास व्यवस्था और उच्च अंत प्रौद्योगिकी उत्पादों के उस्मान और त्वरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। अब बात हुई इंडियन बैंक के बारे में, तो हम लोग इंडियन बैंक के बारे में जान लेते हैं। इंडियन बैंक हमारे देश का सबसे मुख्य बैंक के स्वामित्व में एक प्रमुख बैंक है। समस्त भारत में इसकी शाखाएं 2421 है। स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में 15 अगस्त 1907 को स्थापित 19,300 से अधिक समर्पित कर्मचारियों के साथ देश की सेवा में तत्पर 31/3/2011 तक कुल कारोबार 1,81,530 करोड़ रुपए पार कर लिया है। इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में चेन्नई में है तथा इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। इसके वर्तमान में सीईओ जी है पद्मजा चुंदरू, जो कि 21 सितंबर 2018 से अपने पद पर हैं। इसके संस्थापक है SRM अन्नामलाई चेट्टियार और अन्य कोई भी इसके मिलकर स्थापना किए थे। इंडियन बैंक के बारे में और कुछ जान लेते हैं। पहले इलाहाबाद बैंक हुआ करती थी, लेकिन अब इलाहाबाद बैंक भी इंडियन बैंक में माइग्रेट हो गई है। इसकी वजह से समस्त भारत में इसकी शाखाएं भी बढ़ गई है, इसके कर्मचारी भी बढ़ गए हैं तथा इसका स्टॉक या इसका रेवेन्यू भी कह सकते हैं कि इसका रेवेन्यू भी बढ़ गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड निर्देश यानी बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं। दिशा निर्देश का उद्देश्य जैविक ज्ञान, सूचना और डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने और सक्षम बनाने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित ढांचा और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में लग्जरी ब्रांड बिविलगारी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रियंका चोपड़ा को। यह इमेज में प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में बिविलगारी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इतालवी लग्जरी ब्रांड बिविलगारी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश के विषयों पर विशेष ध्यान देने के साथ दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने में रोमन हाई ज्वेलरी हाउस का समर्थन करेगी। बिविलगारी अपने रत्न, आभूषण, घड़ियां, सुगंध सामान और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। प्रियंका चोपड़ा जोनास एक वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत भी है और प्रतिष्ठित दैनिक काय मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त करता है, जो लाखों युवा महिलाओं के लिए शक्ति और ताकत के प्रतीक के रूप में सेवा कर रहे हैं। 2020 में कंपनी ने भारत के फूल रत्न फ्लावर जेम्स ऑफ इंडिया नामक एक अस्थायी फूलों की खेती परियोजना पर इत्र और स्वाद कंपनी फर्मेनिस के साथ भागीदारी की। लक्ष्य था कि तमिलनाडु में 100 परिवारों की स्वामित्व वाले खेतों को शामिल करते हुए एक नया चमेली खेती मॉडल बनाना था, जो स्थानीय समुदायों को उनके मुनाफे को बढ़ाने और उनके फूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चमेली उत्पादन के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करना था। अब बात हुई है बिविलगारी और प्रियंका चोपड़ा के बारे में, तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। बिविलगारी यह एक ज्वेलरी कंपनी है। यह एक इटालियन लग्जरी एंड ब्रांड है जो कि ज्वेलरी, वॉचेज, फ्रेग्रेंस, एक्सेसरीज एंड अदर लेदर गुड्स के लिए फेमस है। इसकी स्थापना करने वाले हैं सोट्रियस वोल्गारिस। इसकी स्थापना 1894 में रोम, इटली में हुई थी। तो वर्तमान में इसके सीईओ है जीन क्रिस्टोफ बेबिन तथा इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है।
अब बात हुई है प्रियंका चोपड़ा के बारे में, तो हम लोग प्रियंका चोपड़ा के बारे में जान लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा एक इंडियन एक्ट्रेस है जिसका पूरा नाम प्रियंका चोपड़ा जोनास है। यह एक इंडियन एक्ट्रेस, सिंगर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने 2000 में मिस वर्ल्ड विनर भी हैं। इनका जन्म 18 जुलाई 1982 को हुआ था जमशेदपुर में, यानी यह 39 वर्षीय इंडियन एक्ट्रेस है। इनका हाइट 1.65 मीटर है तथा इनका स्पॉस का नाम निक जोनास है। इनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी न्यूटन नॉर्थ हाई स्कूल, जय हिंद कॉलेज से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में कौन कैफ यानी CONCACAF गोल्ड कप जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि यूएसए। यूएसए ने 7वें कौन कैफ गोल्ड कप का दावा करने के लिए गत चैंपियनशिप मैक्सिको पर 1-0 की अतिरिक्त समय की सीमा जीत की हासिल की है। अतिरिक्त समय में सिर्फ 3 मिनट बचे थे जब अमेरिकी डिफेंडर कैलिन एकोस्टा ने मैक्सिकन गोलकीपर अल्फ्रेडो तलवेरा को क्रॉस करते हुए गोल किया। यह 2017 के बाद अमेरिकी टीम का पहला गोल्ड कप खिताब था और 2019 के फाइनल में मैक्सिको को मिली हार का बदला लिया। मैक्सिको ने हेक्टर हेरेरा टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। 5 क्लीन शीट दर्ज करने वाले यूएस मैच टर्नर को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है। कतर के अलमोएज अली को शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार भी मिला है। 2021 कॉनकैकाफ गोल्ड कप एक टूर्नामेंट है। इसका चैंपियनशिप यूएसए मेंस स्कोरर टीम द्वारा हुआ। मतलब यह 10 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक मैच हुआ जिसमें यूएसए ने जीत गया। यह है यूएसए का टेबल पॉइंट, जिसमें परसों का यह न्यूज आया। यूएसए 1-0 से मैक्सिको को हरा दिया था फाइनल मैच में, जिसकी वजह से यह कॉनकैकाफ गोल्ड कप इसे प्राप्त हुआ। यह एनर्जी स्टेडियम, AT&T स्टेडियम तथा एलेजियंट स्टेडियम में पूरा मैच कराया गया। अब बात हुई है यूएसए के बारे में, तो हम लोग यूएसए के बारे में जान लेते हैं। यह है हरा कलर से डिनोटेड वर्ल्ड मैप में यूएसए देश। यूएसए जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाला एक देश है, जहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC है तथा यहाँ का करेंसी US डॉलर है। यह यूएसए का कंट्री का लोगो, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता। यह कहां के रहने वाले हैं? तो पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रूस के कारेन खचानो को 6-3, 6-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है। वह एकल ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले जर्मन व्यक्ति बने हैं। 24 वर्षीय जिसने अभी तक एक ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता है, 1 घंटे और 19 मिनट की एक्सप्रेस प्रतियोगिता में एक एकल ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले व्यक्ति जर्मन व्यक्ति बनने के लिए शानदार फॉर्म में था। 1988 में सियोल ओलंपिक में स्टेफी ग्राफ की उपलब्धि में से मेल खाते हुए जेरी ओलंपिक एकल स्वर्ण खिताब वाले केवल दूसरे जर्मनी बन गए हैं। अब बात हुई है जर्मनी के बारे में, तो हम लोग जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। अलेक्जेंडर जेरिव, यह है इमेज में अलेक्जेंडर जेरिव, ध्यान से देख लीजिए, यह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, विनर। जर्मनी, यह है वर्ल्ड मैप में जर्मनी तथा यह यूरोप में बसा हुआ एक देश है तथा यहाँ की राजधानी बर्लिन है। यहाँ का करेंसी यूरो है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय शहर कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में बसा हुआ एक शहर है। भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भुवनेश्वर नगर निगम BMC ने कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया था। इस मिल के पत्थर को से टीकों के लिए हर समय 55 केंद्र चलाने वाले BMC को जाता है। BMC के पास शहर में करीब 9 लाख लोगों का रिकॉर्ड है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जिसमें करीब 31,000 स्वास्थ्यकर्मी, 33,000 फ्रंट लाइन वर्कर शामिल है। 5,17,000 लोग 18 से 44 साल के आयु के वर्ग के हैं।
1,25,000 लोग 45 वर्ष के आयु से अधिक आयु के हैं। अब बात हुई है उड़ीसा भुवनेश्वर के बारे में, तो हम लोग उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड उड़ीसा राज्य, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है तथा गणेशी लाल जी यहाँ का गवर्नर है। नवीन पटनायक जी यहाँ का सीएम है तथा 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट तथा 147 विधानसभा सीट है। यहाँ का 2 नेशनल पार्क, फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क तथा सिमलीपाल नेशनल पार्क, उड़ीसा का मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मार्सेल जैकबस ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह किस देश के है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि इटली का। इटली यह है मैक्स जैकब्स, जिन्होंने 100 मीटर पुरुषों की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। इटली के लेमंट मार्सेल जैकब्स ने पुरुष के 100 मीटर में एक चौंकाने वाले ओलंपिक स्वर्ण का दावा करने के लिए असामान्य संदिग्धों के क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया, जिससे सेवानिवृत्त जमैका स्टार उसैन बोल्ट की ब्लू रिबैंड इवेंट पर 13 साल की पकड़ टूट गई। अमेरिकी फ्रेंड कर्ली ने 9.84 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ में रजत पदक जीता, जिसमें कनाडा के आंद्रे डे ग्रास ने 2016 के अपने कांस्य को 9.89 में दोहराया, जो एक नया सर्वश्रेष्ठ हो गया। महिला वर्ग में एलेन थॉम्पसन हेरा ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन खेलों में महिलाओं के 100 मीटर में जमैका के स्वीप का नेतृत्व किया, जिसमें 10.61 सेकेंड में के ओलंपिक रिकॉर्ड समय में स्वर्ण पर कब्जा किया। अब चलिए बात हुई है इटली के बारे में, तो हम लोग इटली के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में एक बसा हुआ देश इटली, जो कि यूरोप में पड़ने वाला यह एक देश है। यहाँ की कैपिटल है रोम तथा यहाँ की करेंसी यूरो ही है। जर्मनी की करेंसी भी यूरो है तथा इटली की करेंसी भी यूरो है। यह है इटली कंट्री की लोगो, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने सीएससी एसपीवी के साथ साझेदारी में छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जो दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के रूप में जाना जाता है। एचडीएफसी बैंक की इस योजना का उद्देश्य दुकानदारों और व्यापारों को नकदी की कमी को दूर करने में मदद करना है। बैंक के मुताबिक कम से कम 3 साल से काम कर रहे रिटेलर किसी भी बैंक से 6 महीने का स्टेटमेंट देकर इस योजना के लिए पात्र हैं। एचडीएफसी बैंक विवरण के आधार पर न्यूनतम 50,000 रुपये से अधिकतम 10 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सीमा को मंजूरी देगा। महत्वपूर्ण रूप से एचडीएफसी बैंक योजना के लिए आवेदन करने वाले खुदरा विक्रेताओं से संपार्श्विक सुरक्षा यानी कोलेटरल सिक्योरिटी, व्यवसायिक, वित्तीय और आयकर रिटर्न नहीं मांगेगा। अब बात हुई है एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो हम लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। यह एचडीएफसी बैंक का लोगो। एचडीएफसी बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। मुंबई भारत में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया था। मोबाइल बैंकिंग भी इस बैंक का हिंदी में उपलब्ध है। इसकी शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और दिल्ली में पड़ता है। इसका तो हम लोग जान लिया कि मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके अभी वर्तमान में सीईओ शशिधर जगदीशन जी हैं, जो कि 27 अक्टूबर 2020 से अपने पद पर हैं। इसका मूल संगठन है एचडीएफसी तथा सहयोगी कंपनियां हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी और अन्य कई इसके सब्सिडीज भी हैं। इसमें कर्मचारियों की संख्या यानी एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों की संख्या लगभग 1,16,971 है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निकोल पाशिनियान पुनः किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है यानी कि आर्मेनिया। निकोल पाशिनियान यह इमेज में पहले भी आर्मेनिया के प्रधानमंत्री थे, फिर से इन्हें आर्मेनिया के प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। 2 अगस्त 2021 को निकोल पाशिनियान राष्ट्रपति आर्मेन सरकिसियन द्वारा फिर से आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पर नियुक्त किए गए हैं। सिविल अनुबंध पार्टी के नेता पाशिनियान ने जून 2021 के संसदीय चुनाव में सीटों पर बहुमत प्राप्त किया। 46 साल के पाशिनियान को पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था तथा बाद में 2 अगस्त 2021 को
यानी आज से 2 दिन पहले इन्हें फिर से पुनः आर्मेनिया के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में रीअपॉइंट किया गया। अब बात हुई है आर्मेनिया के बारे में, तो हम लोग आर्मेनिया के बारे में जान लेते हैं। यह वर्ल्ड मैप में एक छोटा सा देश स्थित, यहाँ पर जो कि एशिया में ही पड़ने वाला एक देश है आर्मेनिया। यहाँ का राजधानी है एरेवान तथा आर्मेनियम ड्रम यहाँ का करेंसी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सिम बाइंडिंग नामक एक नई और उन्नत सुरक्षा सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। एसबीआई भारत के सबसे बड़े ऋणदाता है। इस बैंक ने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने योनो और योनो लाइट ऐप के लिए सिम बाइंडिंग नामक एक नई और उन्नत सुरक्षा सुविधा शुरू की है। नई सिम बाइंडिंग फीचर के तहत योनो और योनो लाइट ऐप केवल उन्हीं डिवाइस पर काम करेंगे जिनके मोबाइल की सिम बैंक में रजिस्टर्ड है। प्लेटफॉर्म के नए संस्करण का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सुविधाजनक और सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव प्राप्त करना है। नई सेवा का लाभ कैसे उठाए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाओं के साथ योनो और योनो लाइट के नए संस्करण तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एसबीआई ग्राहकों को अपने मोबाइल ऐप को अपडेट करना होगा। उपयोगकर्ताओं को इन ऐप्स पर एक मुफ्त पंजीकरण प्रक्रिया यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा, जहां बैंक ऋणदाता के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर के सिम को सत्यापित करेगा। ग्राहकों को उस डिवाइस के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा जिसमें पंजीकृत नंबर का सिम है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका मोबाइल उस सिम से रजिस्टर्ड हो जो सिम उस मोबाइल में आपका लगा हुआ हो, तभी आप इस न्यू फीचर बैंक का जो एसबीआई बैंक का जो न्यू फीचर है आप इसका लाभ उठा सकते हैं तथा धोखाधड़ी डिजिटल धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। अब बात हुई एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, तो अब जान लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है जो 2 जून 1806 में कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 3 वर्ष के पश्चात इसे चार्टर मिला था तथा इसे पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। 1 जुलाई 1955 की स्थापना फिर से भारतीय स्टेट बैंक के रूप में हो गया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खरा जी हैं। इसके कई सहयोगी कंपनियां जैसे कि एसबीआई कार्ड्स और अन्य कई सहयोग कंपनियां। इसके प्रबंध निदेशक हैं अभी प्रवीण कुमार गुप्ता और अन्य कोई भी इसका प्रबंध निदेशक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1000 खेलो इंडिया केंद्र। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ऐसा कहा है कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे पूरे देश के अंदर तथा एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर 6.2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने ही खेलो इंडिया सेंटर्स 1000 इस्टेब्लिश करने का न्यूज दिया है बाहर। अब बात हुई है इसके बारे में, तो इसके बारे में यह न्यूज लिया गया है। आप इस न्यूज को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस द country, out of which 360 centers have been already notified, the central government informed on Monday. यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया है पूरे देश में, जो कि पहले से 360 सेंटर्स ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया है बनाने के लिए। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंडे को इन्फॉर्म किया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्थ स्काई की रिपोर्ट के अनुसार विशाल क्षुद्र ग्रह 2016 AJ 193 किस दिन पृथ्वी से निकट होकर गुजरेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 21 अगस्त। 2016 AJ 193 जो है एस्ट्राइड पास होगा अर्थ से 21 अगस्त को, बहुत ही नजदीकी से। शनिवार 21 अगस्त 2021 को एक अच्छे आकार का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। हमारे ग्रह से टकराने का कोई खतरा नहीं है। इसे क्षुद्र ग्रह 2016 AJ 193 के रूप में नामित किया गया है।
यह केवल एक मील यानी चौड़ा 1.4 किलोमीटर चौड़ा के नीचे होने का अनुमान है और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह पृथ्वी के सापेक्ष 58,538 मील प्रति घंटे की यात्रा कर रहा है। यह लगभग 16 मील प्रति सेकेंड यानी 26.17 किलोमीटर पर सेकेंड और 31 अगस्त 2021 को पूर्वाह्न 11:10 बजे ईटी यानी 3:10 यूटीसी पर पृथ्वी के सबसे निकट पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह है कि शौकिया खगोलविदों के लिए इस क्षुद्र ग्रह को देखने की कोशिश करने का सबसे अच्छा अवसर 21 अगस्त को सूर्योदय से कुछ घंटे पहले होगा। नासा या जेपीएल ने 2016 एजे 193 को संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया है। हालांकि अंतरिक्ष चट्टान की कक्षा सर्वविदित है और इससे प्रभाव का कोई खतरा नहीं है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 2 महीनों के लिए दक्षिण चीन सागर में कितने युद्धपोत तैनात करने वाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 4 युद्धपोत। इंडियन नेवी जल्द ही दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में 4 वार्षिक 2 मंथ के लिए डिप्लॉय करने वाला है यानी वहां पर लगाने वाला है, तैनात करने वाला है। अब बात हुई है इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी यह 2 मंथों के लिए दक्षिण चीन सागर में अपना 4 वार्षिक तैनात करने वाला है। तो हम लोग इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेवी एक भारत इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब चलते हैं और कुछ जान लेते हैं इंडियन नेवी के बारे में। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर है। नौसेना अध्यक्ष एक 4 सितारा एडमिरल नौसेना की कमान संभालता है। नौसेना का प्रारंभिक उद्देश्य देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है और संघ के अन्य सशस्त्र बलों के साथ मिलकर युद्ध और शांति दोनों में भारत के क्षेत्र या समुद्री हितों के खिलाफ किसी भी खतरे या आक्रमण को रोकने या हराने के लिए कार्य करना है। संयुक्त अभ्यास, सद्भावना यात्राओं और मानवीय मिशनों के माध्यम से आपदा राहत सहित भारतीय नौसेना राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देती है। इंडियन नेवी प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, यूट्यूब ने किस वीडियो शॉपिंग ऐप को खरीदने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में ऐसा न्यूज दिया गया कि यूट्यूब ने एक वीडियो शॉपिंग ऐप खरीदने वाला है। तो किस वीडियो शॉपिंग ऐप को खरीदने वाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सिम। YouTube said to acquire Indian video e-commerce platform SimSim. There will no be immediate change to SimSim and the app will continue operating independently and YouTube is working on ways to showcase SimSim offers to YouTube viewers. बात हुई है YouTube के बारे में, तो हम जान लेते हैं YouTube के बारे में। YouTube एक वीडियो शेयरिंग कंपनी है जिस पर हम लोग अभी वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं जिस चैनल पर। इसका वेबसाइट है youtube.com। इसके फाउंडर्स हैं जावेद करीम, स्टीव चेन तथा चाड हरले। इसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 को कैलिफोर्निया यूएसए में हुई थी तथा सुजान ओजसिक्की अभी वर्तमान में इसके सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर सान ब्रूनो कैलिफोर्निया यूएसए में है तथा इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर गूगल है। गूगल इज एन अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय स्टीव चेन, चाड हरले एंड जावेद करीम इन फरवरी 2005। यूट्यूब एक अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब इज द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट वर्ल्ड वाइड। यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड विजिटेड वेबसाइट है विथ अदर 1 बिलियन मंथली यूजर्स। लगभग 1 बिलियन मंथली यूजर्स हैं इसका। इट्स यूजर्स वॉच मोर देन 1 बिलियन आवर्स ऑफ वीडियो ईच डे। प्रत्येक दिन 1 बिलियन से ज़्यादा लोग इस पर वीडियो देखते हैं। एंड एज ऑफ मे 2019 इट वाज एस्टिमेटेड दैट वीडियोज वे बीइंग अपलोडेड एट ए रेट ऑफ मोर देन 50 आवर्स ऑफ कंटेंट पर मिनट। इतना बात हम लोग यूट्यूब के बारे में जान लिए। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने UDAN क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों की मंजूरी दी है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 780। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 किसने जीता? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी करंट अफेयर्स का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, आप उन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।